चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे प्राचीन भारत का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अगले लेक्चर पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है किसके बारे में, हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में। वो सब चीज़ हम लोग किसमें पढ़े थे, वो सब चीज़ हम लोग पढ़े थे मेडवेल में। लेकिन हम लोग इस समय चर्चा किसकी कर रहे हैं, एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा करें। एक बार मैं विजिबिलिटी देख लेता हूँ। अब सही है। और आज हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था किसके, 16 महाजनपदों के बारे में। और 16 महाजनपदों में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था कि मगध में कौन कौन से वंश ने शासन किया है, उनके बारे में हम लोग जाना था। तो हम लोग का हर्यक वंश खत्म हो गया था, शिशुनाग वंश खत्म हो गया था, और हम लोग अब चर्चा किस पे करने वाले थे, नंद वंश पे। जब जो कि हमारी चर्चा नंद वंश के पे ही पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। नंद वंश की जो हमारी चर्चा थी, नंद वंश का जो हमारा लेक्चर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, नंद वंश के समय में ही जो आक्रमण होता है, जो विदेशी आक्रमण होते हैं, किसके बारे में, सिकंदर महान के बारे में। चलिए पहले इंडिया का मैप बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। देखिए करीब करीब ये इंडिया का मैप है। आई होप आपको ये पूरा दिख रहा होगा। जी हाँ, ये पूरी तरीके से विजिबल है। देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि नंद वंश का जो समय चल रहा था, नंद वंश के समय में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, कौन कौन से दो आक्रमण हुए थे। जो घनानंद का शासन था, जो घनानंद का शासन था, उसके शासनकाल में दो आक्रमण विदेशी हुए थे। कौन कौन से दोनों विदेशी आक्रमण थे, एक था ईरानी आक्रमण, एक था यूनानी आक्रमण। अब देखिए मालूम है, अब देखिए जो भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, ऊपर से तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर महान हिमालय है, ठीक। और नीचे समुद्र से आना सबके पास संभव नहीं था क्योंकि सबके पास समुद्री शक्तियाँ उतनी अच्छी नहीं थी, समुद्री संसाधन नहीं थे, समुद्री जहाज नहीं थे। तो इन दोनों से तो आक्रमण होना मुश्किल है क्योंकि इधर जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं 8-8 हज़ार, 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार फीट ऊंची पहाड़ियाँ, तो इनसे आक्रमण होना बहुत ही मुश्किल है। इनसे आक्रमण होने का मतलब है कि आपको हिमालय की जो कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आक्रमण कहाँ से होता है, पश्चिमी क्षेत्र से, ये पश्चिम वाला जो इलाका देख रहे हैं, जो ख्याबा करना पड़ता है, यहाँ पे कई सारे पास पड़ते हैं, वहाँ से आक्रमण होते हैं। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं भारत में स्थल के माध्यम से, सब यहीं से हुए हैं, स्थल के माध्यम से, ज़्यादातर प्राचीन भारत के काल में। क्योंकि आपको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते की खोज कर ली थी। कहाँ पे आ गया था, कोचीन आ गया था, अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए, ठीक। तो अब हम लोग किस पे बात करते हैं, ईरानियों का भारत में आक्रमण। जब देखिए ईरानियों का भारत में आक्रमण हुआ था तो कौन से वंश के द्वारा हुआ था, तो हकमनी वंश के द्वारा हुआ था, ठीक। हकमनी वंश के द्वारा ईरानियों का प्रथम आक्रमण हुआ था भारत में। प्राचीन भारत के समय में जब नंद वंश का शासन था, नंद वंश में भी कौन शासन कर रहा था, तो घनानंद शासन कर रहा था। तो घनानंद के शासनकाल में जो ईरानियों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो किसके, कौन से वंश के द्वारा किया गया था, हकमनी वंश के द्वारा। और आक्रमण करने वाला वंश आक्रमणकारी कौन था, उसका नाम था साइरस द्वितीय। कौन था, साइरस द्वितीय। 538 बीसी से लेकर 529 बीसी के आसपास में इसने आक्रमण किया था। और ये इसका आक्रमण जो था सफल आक्रमण नहीं कर सकते, ठीक। ये सफल आक्रमण नहीं था, इसमें उसको हार का सामना करना पड़ा था। और आपको पता है उसका प्रथम अगर सफल आक्रमण अगर आपसे पूछे तो कौन सा था, ये देखिए जो प्रथम आक्रमण किया गया था साइरस द्वितीय के द्वारा 538 से 529 बीसी के आसपास, सॉरी 558 से 529 बीसी के आसपास, ये असफल आक्रमण किया। ये क्या था, पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था। लेकिन प्रथम अगर सफल आक्रमण पूछे तो कौन किया था, डेरिस फर्स्ट द्वारा प्रथम सफल आक्रमण किया गया था 516 ईस्वी बीसी में। कब किया था, 516 बीसी में। भारत के पश्चिमी प्रांत को जीता तथा ईरान का 20वां प्रांत बनाया था, किसको, टेरेन स्वर्ण नगरी प्राप्त किया था। इसने भारत के पश्चिमी प्रांत को जीता तथा ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। भारत का जो पश्चिम वाला इलाका था उसको इसने जीत लिया था, ठीक। और इसको ईरान का 20वां प्रांत बनाया था, जहाँ से इसे 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी। 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी। भारत के पश्चिमी प्रांत को जीत लिया और ईरान का 20वां प्रांत बना दिया, और 20वां जिला बना दिया था। पहले राज्यों को जिला के नाम से जाना जाता था, ठीक।
प्रभाव क्या हुआ, हम लोगों ने ईरानियों से सीखा क्या, ईरानियों से खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ और ईरान से ही अरमाइक लिपि का विकास हुआ था। मौर्यों पर इस वंश का खासा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि ये सब जो आक्रमण हो रहे थे मौर्य वंश के समय पे ही हो रहे थे। मौर्य वंश बस स्टार्टिंग ही होने वाला था, क्योंकि घराना चल रहा है। इसके बाद तुरंत कौन सा वंश स्टार्ट होगा, चाणक्य के द्वारा चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो ये था हमारा ईरानियों का जो प्रथम आक्रमण। हम लोग प्राचीन समय में हम लोग केवल सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है और मैंने पीसीएस क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, 3+ मेन दोनों। इंटरव्यू में बाहर हुआ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता सकता हूँ कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस पर गौर करते हुए चलिए कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ पढ़ते हुए निकल चलना है, ताकि हमसे जो आयोग और कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो हम उसका आंसर दे सकें, ठीक। अब देखिए दूसरा जो आक्रमण हुआ था यूनानियों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, दूसरा जो आक्रमण हुआ था यूनानियों के द्वारा हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये दिल्ली है, ठीक, ये दिल्ली है, यहाँ पे आपका मगध है, ठीक, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ से ही आप साउथ में बैठे बैठे तीनों जगह शासन कर सकते हैं। दिल्ली एक ऐसा स्थान है, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहाँ से तीनों जगह पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसीलिए लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाहे मुगल वंश का शासन हो, चाहे क्या नाम लोधी वंश का शासन हो, चाहे प्राचीन वंश में किसी भी राजवंश का शासन हो, उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाना ही क्यों उचित समझा, क्योंकि दिल्ली से सब जगह नियंत्रण रखा जा सकता है। यहाँ से पश्चिमी प्रांत पाकिस्तान में पास में, यहाँ से आपका थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ से भी कब्जा आप कर सकते हैं, बिहार वाले इलाके में क्षेत्र पे नजर रख सकते हैं और यहाँ से आप दक्षिण में भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ रहेंगे तो आप तीनों जगह नजर नहीं रख पाएंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो तीनों जगह नजर रख पाएंगे। इसीलिए ज्यादातर लोगों ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। तो क्वेश्चन बनता है इससे एक स्टेटमेंट बना के। तो सिकंदर का जो आक्रमण जो है, फिलिप सिकंदर के पिता थे। फिलिप क्या थे, सिकंदर के पिता थे, जिनकी हत्या 539 बीसी में कर दी गई। फिलिप क्या थे, सिकंदर के पिता थे। फिलिप जो थे सिकंदर के पिता थे, जिनकी हत्या 329 बीसी में 329 बीसी में कर दी गई और 329 बीसी में 20 वर्ष की आयु में सिकंदर क्या बना, मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर के जो पिता थे उसका नाम क्या था, उनका नाम था फिलिप। और कब उनकी हत्या कर दी गई थी, 329 बीसी में। 329 बीसी में उनकी हत्या कर दी गई थी और 329 बीसी में 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। जिसके गुरु कौन थे, जिसके गुरु कौन थे, अरस्तु थे। जिसके गुरु कौन थे, अरस्तु थे। विश्व विजेता का उद्देश्य लेकर वो भारत पर आक्रमण किया और हिंदू कुश पर्वत को पार किया, ठीक। विश्व विजेता का सपना लेके सिकंदर 20 साल की उम्र में भारत पे आक्रमण किया। सोचिए 20 साल की उम्र में लोग केवल टाइम को बर्बाद करते हैं पबजी और गेम जैसे चीजों को खेलने में, लेकिन 20 साल की उम्र में ये विश्व विजय करने के लिए निकला था। कौन, सिकंदर महान। सिकंदर जो है हमारा 20 साल की उम्र में क्या करने निकला था, विश्व विजय, यानी कि विश्व को जीतने के उद्देश्य से लेके निकला था। अब देखिए होता क्या है, तक्षशिला का शासक आम्बी, जो तक्षशिला का शासक आम्बी था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, पश्चिमी प्रांत पे आक्रमण किया सिकंदर। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे तक्षशिला का गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, जो 16 महाजनपदों में से एक है। वहाँ का जो शासक था आम्बी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और पोरस के साथ युद्ध लड़ने में उसकी सहायता की, ठीक। क्योंकि सिकंदर से भैया कौन युद्ध लड़ना चाहेगा, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर, तो उससे कौन युद्ध लड़ना चाहेगा। पंजाब के शासक पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ। अगला जो शासक था उसका नाम पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ था, पोरस का युद्ध होता है। पंजाब के शासक पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध होता है, जिसे हाइडेस्पेज का युद्ध करते हैं। ये क्वेश्चन 100 बार नहीं हजारों बार क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछ लिया गया है अलग अलग एग्जामों में, क्यों ना कोई पूछ ही लेता है कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो युद्ध किस नाम से जाना जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था वो हाइडेस्पेज युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, हाइडेस्पेज युद्ध के नाम से ये जाना जाता है, हाइडेस्पेज युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना का नेतृत्व सिकंदर ने, अब देखिए ये युद्ध क्या होता है, बहुत ही खतरनाक तरीके का युद्ध था, बहुत ज्यादा जान मार के हानि होती, लेकिन अंततः सिकंदर जीत जाता है। अंततः क्या होता है, सिकंदर जीत जाता है और सिकंदर जो है पोरस से काफी प्रसन्न होता है, क्योंकि उसको बराबरी की टक्कर दी, एकदम अच्छे से लड़ा। फिर उसके बाद में सिकंदर जो है उससे पूछता है पोरस से, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस क्या बोलता है, आपको वही करना चाहिए जो एक हारा हुआ राजा के साथ जो व्यवहार किया जाता है, हारे हुए राजा के साथ जो व्यवहार किया जाता है, आप वही व्यवहार मेरे साथ कीजिए। तो सिकंदर क्या होता है, उसके इस वाणी से खुश होकर उसको उसका पूरा राजपाट सौंप देता है, उससे ज्यादा राजपाट सौंप देता है और चला जाता है कहाँ, अपने बेबीलोन। और बेबीलोन में ही जाके क्या हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है।
देखिए सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब ये देखिए सिकंदर को पोरस के साथ युद्ध करने में काफ़ी कठिनाई हुई। सिकंदर को पोरस के साथ युद्ध करने में काफ़ी कठिनाई हुई। अब लेकिन यहाँ पे जो था ना, ये क्रूर शासक था भारत के पश्चिमी प्रांत में, धनानंद का शासन था, घनानंद। और घनानंद का शासन था और उसकी जो सेना थी उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की जो सेना थी उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। 19 माह तक वो रुका, क्योंकि व्यास नदी में काफ़ी बाढ़ का समय था जिस समय उसने युद्ध किया था, और व्यास नदी में काफ़ी भयानक पानी था। उसकी सेना विश्व विजय करते करते विश्व से युद्ध लड़ते हुए यहाँ पहुंची थी, वो भी थक चुकी थी। इस कारण उसकी सेना ने युद्ध को उस नदी को पार करने से मना कर दिया। तो सिकंदर आखिरी में बोलता क्या है कि मैं पूरे विश्व से नहीं हार पाया, लेकिन मेरे खुद के लोगों ने मुझे हरा दिया। मैं पूरे विश्व से नहीं हार पाया, लेकिन मेरे खुद की सेना ने, मेरे खुद के लोगों ने मुझे हरा दिया। तो इस 19 मार्च को वो रुका रहा, 325 में वहाँ लौट गया बेबीलोन, और बेबीलोन में 323 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हमें क्या क्या सीखने को मिला? गांधार शैली का विकास इसी से हुआ, निकैया शैली और बाउफिला लिपि का विकास भी यहीं से हुआ था। तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलती है किससे? इस चैप्टर से, प्राचीन भारत के सेकंड चैप्टर से, जो मैं किसके ऊपर लेके चल रहा हूँ, मगध के ऊपर लेके चल रहा हूँ। इससे 100% क्वेश्चन बनते हैं। चलिए यहीं पर रिविजन कर लेते हैं और इसके बाद इस कहानी को खत्म करते हैं आज की वीडियो में। ठीक, ईरान पर पहले भारतीयों का सबसे पहला आक्रमण, विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। कौन किया? हकमनी वंश के राजा ने किया। हकमनी वंश का राजा कौन था? साइरस द्वितीय था, जिसके द्वारा 558 से 529 बीच के आक्रमण किया गया, लेकिन असफल आक्रमण रहा। सफल आक्रमण कब हुआ? डेरिस फर्स्ट के द्वारा 516 ईस्वी में आक्रमण किया गया, भारत के पश्चिमी प्रांत को जीता। उसने क्या किया था? ईरान को अपनी विश्वास प्रांत बनाया था। खरोष्ठी लिपि का विकास इनमें हुआ और इस इरमाइक लिपि का भी विकास हुआ। मौर्यों पर इस वंश का खासा प्रभाव देखा जाता है। किस वंश का खासा प्रभाव देखा जाता है मौर्यों को? तो ईरान वंश का देखा जाता है। ठीक, ईरानियों का आक्रमण फिलिप द्वितीय के द्वारा किया जाता है, फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर के द्वारा किया जाता है 329 बीसी में। और सिकंदर 20 साल की उम्र में कहाँ पे दुनिया का शासक बनता है। विश्व विजय के उद्देश्य से निकला था भारत की और भारत में जीता। सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे हुई? सबसे पहले उसकी मुलाकात आम्बी से हुई। आम्बी ने उसके डर के कारण उसको क्या कर दिया? अपना राजपाट समर्पण कर दिया, उसके सामने हार मारी। पोरस ऐसा करने वाले योद्धा नहीं था। पोरस एक अच्छा राजा था, उसने पश्चिमी प्रांत में उसके साथ अच्छे से युद्ध लड़ा, बराबरी की टक्कर दी, अंततः वो भी युद्ध हार गया। उस युद्ध को हार्डिस बेच की युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद सिकंदर की विजय होती है। और उसके बाद क्या होता है? सिकंदर की विजय के बाद क्या होता है? उस युद्ध में जितना भी हम जान माल के हानि हुई थी, जितना भी क्षेत्र वो सिकंदर जीता रहता है, उससे ज्यादा उसको प्रेरित चौक के बेबीलोन हो जाता है और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था और गुरु का नाम क्या था? अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु था। यही अरस्तु जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।